अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हुई है। इसके साथ कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। इंडेक्स ने 1,02,000 की हद को अबूर कर लिया है। एक मौके पर तो 100 इंडेक्स 1300 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 1,02,614 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो चुकी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी देखने में आई। इस वक्त मार्केट सेंटिमेंट क्या कहते हैं, तफसीलात कफील अहमद से जानते हैं। कफील बताइएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आज कारोबार का पहला रोज है और मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी जो है वो देखी जा रही है। लास्ट वीक जिस तरह हम देखें कि मार्केट ने क्रिएट हिस्ट्री जो है वो बनाई थी और मार्केट 1 लाख का इनसे अबूर करने में कामयाब रहा था। आज अगर हम मार्केट की बात कर लें, 1300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया और 1,02,700 से जायद के लेवल पर मार्केट के हाईएस्ट लेवल है अब तक स्टॉक मार्केट पर, उस पर जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर हम कंपनी से के हवाले से बात करें तो मार्केट के अंदर जो है वो ऑयल सेक्टर भी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फार्मास्यूटिकल भी है, सीमेंट भी है, बैंक्स भी हैं, ये तमाम सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सरमाएकारों का कहना है, इस वक्त जो ब्रोकर से हमारी बात हुई उनका कहना है कि ओवरऑल सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव है और जिस तरह मार्केट ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं और एक संग मील अबूर किया है लास्ट वीक में, तो आने वाले दिनों में जिस तरह शेयर सूद में कमी का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है, उसके बाद तवक्का है कि उसमें मजीद कमी से मार्केट जो है वो मजीद नए रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब होगी और इसी तरह इंडेक्स जो है वो बढ़ता रहे। ठीक है, सेंटिमेंट्स के हवाले से अपडेट कर रहे थे कफील अहमद और इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं आबिद सुलैरी साहब, माहिर माशियात। आप सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मुसलसल हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की जानिब जा रही है, जो तेजी अभी रिकॉर्ड की जा रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? होते हैं किसी भी स्टॉक मार्केट को उसमें तेजी या उसमें जो कमी आती है जो उससे असरअंदाज होते हैं। पहला उस मुल्क की जो मुआशी पॉलिसियों का तसलसल और उस पर जो इन्वेस्टर का एतमाद, दूसरा उसका इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो मार्केट जो है वो नीचे आती है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो शरह सूद स्टेट बैंक की तो मार्केट में एक्टिविटी ज्यादा होती है। और तीसरा जो रीजन की बाकी मार्केट्स हैं उनके मुकाबले में परफॉर्मेंस। तो पाकिस्तान इसमें खुशकिस्मती से तीनों चीजें जो हैं वो स्टॉक मार्केट एक्टिविटी के में जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने केयर टेकर गवर्नमेंट की मुआशी पॉलिसियों के को जारी रखा। एक मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर जो है वो बेहतर हो रहे हैं और इसमें एक तसलसल है। अगर हम इंटरेस्ट रेट को देखें तो इन्फ्लेशन में कमी की वजह से स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट नीचे आया, जिसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है। और तीसरा इस वक्त खित्ते की बाकी मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हाल तो जब कोई पोलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में आता है, लेकिन जो ही हालात बेहतर होते हैं मार्केट परफॉर्म करती है। तो मार्केट में रेजिलियंस है और मार्केट बाउंस बैक करती है। ठीक है आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी ये जानिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शाम 4 बजे होगा, जिसमें किस निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आपको ये बता दें कि इजलास के दौरान टैक्स के हुसूल के लिए किए गए इकदाम पर भी काबीना को ब्रीफ किया जाएगा, जबकि वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज को बैरून मुल्क बिजनेस क्लास पर सफ़र की इजाज़त देने पर भी गौर होगा। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी के हवाले से भी फैसला किया जाएगा। तफसीलात लेंगे, हमारे साथ मौजूद है फहद चौधरी। वैसे तो नुकात बता दिए गए हैं, लेकिन बताएगा मजीद क्या एजेंडे इसमें शामिल किए गए हैं? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सपहर 4 बजे होगा। इस इजलास में मुल्की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर को इस्लामाबाद पर यलगार करने वाले इंतशारी टोले के खिलाफ अब तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके हवाले से काबीना को ब्रीफ किया जाएगा। वफाकी काबीना तवील एजेंडे पर गौर करेगी, जिसमें 8 ऐसे पावर प्लांट्स का एजेंडा आइटम भी शामिल है जिनके टैरिफ पर गौर किया जाएगा। टैरिफ का असर नो जायज़ा लिया जाएगा। मार्केट में यूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए काबीना कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा भी लिया जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम पर भी गौर किया जाएगा और वकला वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जराइम की समाअत के लिए अदालतों की नामजदगी भी एजेंडे का हिस्सा है।
पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को एक स्ट्रेटेजिक कौमी इदारा करार देना भी एजेंडे में शामिल है, जबकि अद्वियात के लिए कौमी कीमत कमेटी की तश्कील नौ पर भी वफाकी काबीना गौर करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अफवाहें उड़ाने और जाली खबरें फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की निशानदही के लिए हुकूमत ने टास्क फोर्स कायम कर दी है, जो मुल्क मुखालिफ अफराद का पर्दा चाक करेगी। गुमराह कुन खबरें गढ़ने और फैलाने में मुलविस अफराद के सदुबाब का सामान हो गया। हुकूमत ने ज्वाइंट टास्क फोर्स बना दी। JTF दहशतगर्दी और तोड़फोड़ के हालिया वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस को खास तौर पर बदनाम करने वाले अनासर के खिलाफ तश्कील दी गई है। मुत्तहदिद मुल्की और गैर मुल्की मीडिया प्लेटफॉर्म रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इस मुहिम का मकसद मुल्क में अमन अमान की अबतर सूरत हाल पैदा करना और मखसूस सियासी मफादात के लिए सूबायत और नस्ली इंतशार को हवा देना है। टास्क फोर्स 10 दिनों के अंदर अपने नताइज पेश करेगी और मुजरिमों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएगी। मौक़िफ़ सामने आया है कि 24 नवंबर का एहतजाज पुरअमन नहीं था। PTI को सियासत के लिए लाशें दरकार थी। इदारों की भी रिपोर्ट्स ये बता रही थी। फाइनल कॉल में लाशों की सियासत हो सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा ताराड़ का कहना है कि G3 और क्लाशनकोव्स लेकर कौन पुरअमन एहतजाज में आता है। सबूत मौजूद हैं कि शरपसंदों के पास जदीद असलहा मौजूद था। अदालत की इजाज़त के बगैर होने वाला एहतजाज गैर कानूनी ही तस्वुर होता है। किसी महज़ब मुआशरे में डंडों गुलैलों से लैस होकर नहीं आया जाता। जत्थों को आगे भेज कर खुद पीछे रहकर हमलों की तरगीब दी गई। इस नाकामी को जो सियासी इज्तिमा के नाम पर इस्लामाबाद का अमन खराब करने की एक मजमून साजिश थी और कोशिश की जाएगी कि लाशों की सियासत की जाए। और 3-4 मुख्तलिफ ज़राए से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी कि कत्ल गारिद की जाए। किसी भी प्रोटेस्ट में मुहद्दिद दुनिया में आपने कभी देखा है कि AK-47 पकड़ी हो किसी ने? कि तो मैम 16 पकड़ के ले जाओ वहां पे, या ग्रेनेड जेब में डालो, या टीयर गैस के शेल साथ ले जाओ। बड़ी अच्छी बात है, प्रोटेस्ट है। वो इनकी बंदूकें बाकायदा रिकवर की हैं इनसे। ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट इसलिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। जो मुजाहिरीन होते हैं वो डंडों से, गुलेलों से, पत्थरों से, बंटों से, ग्रेनेड से, असले से लेस नहीं आते। जत्थों को आगे भेज देना, खुद पीछे रहना और बार बार कहना कि जी टकराव करो, तसादम करो। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि हलाकतों से मुताल्लिक़ गलत रिपोर्टिंग पर हुकूमत का BBC से बाज़ाब्ता राब्ता हो गया है, जबकि गलत मालूमात नशर करने पर BBC के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई। BBC ने 27 नवंबर को हलाकतों से मुताल्लिक़ गलत मालूमात नशर की। इस मुताल्लिक़ मज़ीद क्या तफसीलात हैं, सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? जी बिल्कुल, BBC की इसी रिपोर्ट को लेकर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वावेला मचाया जा रहा है, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने गलत रिपोर्टिंग के हवाले से BBC से बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता कर लिया है और BBC के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। BBC की मैनेजमेंट के खिलाफ कहा गया है कि किस तरह से पाकिस्तान में इस इंसिडेंट की गलत रिपोर्टिंग जो है वो की गई BBC की टीम की जानिब से। 27 नवंबर को बुनियादी तौर पर BBC ने ये गलत रिपोर्ट जो है, गलत मालूमात जो है वो शाया की थी और हुकूमती ज़राए का कहना है कि बेशक दुनिया में एहतसाब या शफाफियत को यकीनी बनाने में मीडिया का एक कलीदी किरदार है, लेकिन इसके साथ साथ सहाफ़ती अख्तार जो हैं उनको मुकद्दम रखना भी इंतहाई अहम है। BBC ने इस हवाले से एक गलत रिपोर्ट दर्ज की और क्योंकि ये पाकिस्तान में मौजूद इंतहाई सेंसिटिव था, वो दिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, इस मौके पर BBC की जानिब से ऐसी गलत खबर नशर करना और दर्जनों हलाकतों की खबर देना यकीनी तौर पर वो बहुत ज्यादा गुमराह कुन था और हुकूमत ने यही मौका इख्तियार किया है कि BBC की इस हवाले से जो 3 रिपोर्ट सामने आई हैं, तीनों की तीनों रिपोर्ट्स के अंदर BBC ने गलत रिपोर्टिंग की, गलत फिगर्स जो है वो कोट किए गए। हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है BBC की मैनेजमेंट के साथ कि जिम्मेदाराना सहाफत किसी भी मुआशरे में एक शफाफियत के लिए नागुज़ीर है, लेकिन गलत या गुमराहकुन खबर करने पर BBC को अपनी नशर करने पर BBC को अपनी तस्हीह करनी चाहिए। जी सलमान अवान, बहुत शुक्रिया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि अक्टूबर में कराची एयरपोर्ट के करीब होने वाले खुदकुश हमले का एक और मुकदमा CTD थाने में दर्ज किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। अक्टूबर में कराची एयरपोर्ट के करीब होने वाले खुदकश हमले का एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा CTD थाने में SHO एयरपोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल। दर्ज FIR में कलदम BLA मजीद ब्रिगेड के अहम जंगजू और मामलत करने वाले दहशतगर्दों को नामजद किया गया है।
नामजद दहशत गर्दों में कलदम BLA का जंगजू और मास्टरमाइंड बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान भी शामिल हैं, जबकि मामलत करने वाले निजी बैंक के ऑफिसर बिलाल और अकाउंट होल्डर सईद अली भी दर्ज FIR में नामजद किए गए हैं। रवां साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकश हमले में गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि रेंजर्स एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए थे। खुदकश हमले में गाड़ी इस्तेमाल की गई थी जो बारूद से भरी थी। वाक़ई की तहकीकात के लिए हसास इदारों और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई है। मियांवाली के थाना चापरी पर खारजी दहशतगर्दों का हमला पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 20 से ज्यादा खारजी दहशतगर्दों ने भारी असले से थाने पर हमला किया। पुलिस और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जबकि दहशतगर्दों ने थाने पर रॉकेट बरसाए, दस्ती बम फेंके गए। हमले में थाने का अमन महफूज रहा। 2 एहलकार मामूली जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 खारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। IG पंजाब उस्मान अनवर ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर मियांवाली पुलिस को शाबाश दी। वज़ीर आला सिंध, एक नज़र इधर भी। कराची में डाकुओं ने एक और निहत्ते नौजवान की जान ले ली है। पीपल्स चौरंगी इस्लामिया कॉलेज के करीब टायरों की दुकान में लूट मार के दौरान फायरिंग से नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की 12 रोज़ के बाद शादी थी। कराची में रवां साल लूट मार के वाक़यात में कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 109 तक जा पहुँची है। जहाँ सहरे के फूल चढ़ने थे वहाँ जनाजे के फूल चढ़ा दिए गए। दूल्हा बनने से कबल ही नौजवान हसन आरिफ को मौत की नींद सुला दिया गया। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, मौत बांटते स्ट्रीट क्रिमिनल्स जब चाहें जहां चाहें लाशें गिरा देते हैं। पीपल्स चौरंगी इस्लामिया कॉलेज के करीब मुलजिमान ने टायरों की दुकान में डकैती के दौरान नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल हसन आरिफ की 12 रोज बाद शादी थी। मकतूल नौजवान 3 भाइयों में यकीन का कहना है कि घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। हसन अपनी शादी के लिए उधर सीव्यू और नेपियर रोड पर फायरिंग से 3 नौजवान जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल लूटमार के दौरान मुजाहमत पर 109 अफराद को कत्ल किया गया। खुरम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की सेहतियाबी और रिहाई से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है, जबकि जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने केस पर समाअत की। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आफिया सिद्दीकी केस में अमरीका जाने वाले वफ़द को माली मामलत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। दौरान समाअत वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे का कहना था कि वफ़द के वीज़ों की दरख्वास्त से उम्मीद है कि 1 हफ्ते में मंजूर हो जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कैदियों के लिए जेल सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त फ़र्द खास के लिए है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि जेल रूल्स पर एतराज़ात हैं तो मुतालिका सूबे या फिर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कैदियों के लिए जेल सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, पूछा कि क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, जवाब दिया गया कि सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त फ़र्द खास के लिए है। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि IPPs के हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया कि अहम मुआहदों को ख़त्म कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क सामने आए। 5 अगस्त को टास्क फोर्स बनाई गई है, जबकि मोहम्मद अली मसर ने कहा कि क्या आप टास्क फोर्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, क्या हम हुकूमती मुआहदों में मुदाखलत कर सकते हैं जबकि अवामी मफाद का मुकदमा हम मुदाखलत कर सकते हैं। साथ साथ कहा गया कि हिदायत भी दी जा सकती हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि IPPs के हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर यह समाअत हुई है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया। क्या हम मुआहदों को ख़त्म कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क सामने आए। 5 अगस्त को टास्क फोर्स बनाई गई। क्या आप टास्क फोर्स की कारकर्दगी से मुतमईन है। अली मसर की जानिब से ये वाज़ेह किया गया, क्या हम हुकूमती मुआहदों में मुदाखलत कर सकते हैं। अवामी मफाद का मुकदमा है कि मुदाखलत कर सकते हैं। तफसीलात तैयब बलोच से जानते हैं। जी तैयब।
जी, सुप्रीम कोर्ट में एनी बेंच में बिजली फराहम करने वाली कंपनियों के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करते हुए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत फैसल नकवी का कहना था कि बिजली की फराहमी बुनियादी हकूक का मामला है। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने कहा कि बिल्कुल बिजली फराहमी जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक के में आती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या हम मुआहदों को खत्म कर सकते हैं। इस पर वकील फैसल नकवी का कहना था कि हमने अदालत के सामने करप्शन और बोली दोनों इश्यूज रखे हैं। 100 में से एक मुआहदे के लिए भी बोली नहीं हुई। 94 से मुआहदे हो रहे हैं और उन्हीं को दोबारा दोहराया जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अब मामलात जो हैं वो ट्रैक पर आ रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का ये भी कहना था कि मुआहदों के मामलात पर कुछ पेशरफ्त भी हुई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 5 अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर का फिजाई मयार अब तक बेहतर नहीं हो सका है। हफ्ते के पहले रोज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर एक बार फिर पहले नंबर पर आ चुका है। शहर में स्मोक के बाइस सांस, दमा और आंख की एलर्जी के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। तफसीलात क्या है अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। बिल्कुल, लाहौर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और फ़िज़ाई आलूदगी के बायस जो है वो मरीज़ों की तादाद जो है वो बढ़ रही है। नाक, कान, गले के इन्फेक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गुलज़ेब मौजूद हैं सर्विस हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या एहतियाती तदाबीर शहरी इख्तियार करें और वो ये जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं स्मोक के बायस इनसे बचा जा सकता है। जो ज़्यादा मरीज़ जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो सांस की बीमारियों के हैं, दमा, एलर्जी, सांस लेने में दुश्वारी और घबराहट के महसूस हैं। ये जो मोस्टली है सीज़न की वजह से है, जिसके अंदर ये स्मोक की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर एहतियात सबसे ज़्यादा ये है कि मास्क की पाबंदी की जाए, बेवजह जो है बाहर ना निकलें घरों से और बहुत ज़रूरी काम हो तो बाहर जाएं। भी माहिरीन का ये कहना है कि शहरियों को चाहिए वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें ताकि स्मोक के बायस जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उनसे बचें। बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से पानी मुंजमद होना शुरू हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम खान बताइएगा कैसा मौसम है, क्या माहौल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में आए रोज जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते जा रहा है। इस वक्त हम ज़िला गिज़र के इलाके सिंगल में मौजूद है और शदीद सर्दी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे खड़ा पानी है जो मुकम्मल तौर पर जो है वो शदीद सर्दी की वजह से जो है मुंजमद हो चुका है। दर्जे हरारत इन इलाकों में नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है और पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो जाता है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के जितने बालाई इलाके हैं यही सूरत हाल वहाँ भी दिखाई देगी और जैसे सर्दियां बढ़ती जाती हैं तो यहाँ पे पानी जो है मुंजमद होना शुरू हो चुका है। सर्दियों के दौरान तो सयाह और खुसूसन जो मुसाफिर हैं उनको हिदायत दी गई है कि सफ़र के दौरान जो है वो खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें क्योंकि इन शहरों पर फिसलन का बड़ा खतरा मौजूद बन सकता है। जी अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म से वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब की मुलाकात हुई है। चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स बैरिस्टर अमजद मलिक भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म को सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने पर मुबारकबाद दी गई है। इसके साथ साथ फितना गुरोह की पसपाई से आवाम को रिलीफ देने के मामलात में तेज़ी आएगी। वज़ीर आज़म ने यह मौक़िफ़ दोहराया है। शहबाज शरीफ की बैरिस्टर अमजद को वाइस चेयरपर्सन का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। तफसीलात क्या है फातिमा शराजी से जानते हैं। जी फातिमा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बैरिस्टर अमजद मलिक जो कि वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब है उनसे मुलाकात हुई है जिससे ओवरसीज के मसाइल और उन्हें जो है तेज करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये कहा कि एहतजाजियों की पसपाई से अवाम को रिलीफ देने के मामलात में तेजी आएगी और ओवरसीज के जो मामलात हैं मनसब संभालने पर बैरिस्टर अमजद मलिक को वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी और उन्होंने ये कहा कि जो ओवरसीज हैं वो हमारा सरमाया है और इसके जवाब में बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा कि अगर 9 मई के जो ट्रायल 6 माह में मुकम्मल किए होते तो आज ये हमें हालात ना देखने पड़ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको और उनकी टीम को की कोशिशों को सराहा और उन्हें ये कहा कि बैरून मुल्क सोशल मीडिया जो भी प्रोपेगेंडा चल रहे हैं ओवरसीज के हवाले से इनको फौरी तौर पर बंद किया जाए। जितने भी हमारे ओवरसीज हैं
ان کے جو مسائل ہیں لائک زمین کا قبضہ ہو یا کسی قسم کے بھی جو بھی معاملات ہیں وہ جلد از جلد وہ دور کیے جائیں۔ اس ملاقات میں اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب امجد ملک نے او پی سی کے اندر جتنے بھی جو ادارے کھلے ہیں جیسے نادرا کا اور پاسپورٹ ایون جتنے بھی پولیس اسٹیشن کا بھی ایک سیل بنایا گیا ہے تاکہ جتنے بھی اوورسیز ہیں انہیں آ کر ادھر ادھر کسی بھی آفس میں نہ جانا پڑے، وہ GOR آفس میں اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ بہترین دوست ملک متحدہ عرب امارات کا 53واں قومی دن آج جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستانی قیادت کی جانب سے بھی UAE کو قومی دن پر مبارکباد کا پیغام دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ اب یہ جانیے، امریکی سیاست میں بھی اپنوں کو نوازنے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لبنانی نشاط سمری کو مشیر برائے مشرق وسطی نامزد کر دیا۔ مسعود بولس ٹرمپ کی بیٹی ٹفنی ٹرمپ کے سسر ہیں اور ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران متحدہ عرب اور امریکی اور مسلم رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ اس سے قبل ٹرمپ نے اپنے داماد جیرڈ کشنر کے والد چارلز کشنر کو فرانس میں امریکہ کا سفیر نامزد کیا تھا۔ ہر روز ظلم و ستم اور ہر شام شب غم، غزہ میں بربریت کے نئے باب رقم۔ صہیونی فوج نے ایسے ممنوعہ ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا ہے جس سے مردہ اجسام بھاپ بن کر اڑ جایا کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہادتوں کی تعداد 44,400 سے تجاوز کر چکی ہے۔ سفاک اسرائیل ہر حد سے گزرنے لگا۔ قابض فوج نے شمال میں جبالیہ اور جنوب میں عباسین الکبیر کیمپ کو نشانہ بنایا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق حملے میں وہ بارود ایسے بھسم کرتا ہے کہ وہ بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ اس ہتھیار کو انتہائی ممنوع قرار دے چکی ہے۔ ادھر انسانی حقوق کی تنظیموں نے انکشاف کیا ہے کہ نیتنیاہو اور گیلانٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے بعد عالمی عدالت کو سخت دباؤ کا سامنا ہے۔ امریکہ مسلسل وارنٹ کی منسوخی کے لیے زور ڈال رہا ہے۔ ادھر لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل باز نہ آیا۔ صہیونی فوج نے گھروں کو لوٹتے افراد پر فائرنگ کر دی۔ مغربی میڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدے سے اب تک اسرائیل 52 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ اب یہ جانیے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی اور PCB حکام دبئی سے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے معاملے پر پاکستان اپنے موقف پر اب بھی قائم ہے۔ نئے فارمولے پر ICC اور بھارتی بورڈ کے جواب کا انتظار ہے، جبکہ PCB ذرائع کے مطابق پاکستان کے سرنڈر کرنے کی باتیں فضول ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کا معاملہ، چیئرمین محسن نقوی اور PCB حکام کی وطن واپسی۔ پاکستان نئے فارمولے پر ICC اور بھارتی بورڈ کے جواب کا منتظر۔ محسن نقوی نے دبئی میں اہم ملاقاتیں کی۔ پاکستان نے ICC کو نیا فارمولہ پیش کیا ہے جس کے تحت آئندہ 3 برس تک ICC ایونٹس میں بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی، نہ پاکستان ٹیم بھارت جائے گی۔ گورننگ باڈی فارمولے پر بھارت سے بات کر کے حتمی فیصلہ کرے گی۔ PCB ذرائع کے مطابق پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ نئے فارمولے پر ICC اور بھارتی بورڈ کے جواب کا انتظار ہے۔ پاکستان کے سرنڈر کرنے کی باتیں فضول ہیں۔ اگر سرنڈر کرنا ہوتا تو ICC اور بھارت وقت نہ مانگتے۔ دبئی میں تعطیلات کے باعث جواب آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ دوسری جانب براڈ کاسٹرز کی کانفرنس جمعرات کو دبئی میں ہوگی، جس میں ICC کو شیڈیول کے معاملے میں رائٹس ہولڈر کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور کراچی میں الفرقان ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے سجایا گیا 2 روزہ ونٹر کارنیول ہنرمند طلباء کی کارگری دیکھنے سے تعلق رہی۔ خوبصورت ملبوسات اور دستکاری شرکا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ دیکھتے ہیں محمد کاشان کی رپورٹ۔ کراچی میں الفرقان ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت ونٹر کارنیول، کھانے پینے کی اشیاء، خوبصورت ملبوسات اور دستکاری کی رنگ برنگی انوکھی اشیاء شرکا کی توجہ کا مرکز۔ مہمان خصوصی روٹری انٹرنیشنل کے ڈسٹرکٹ گورنر رضوان آڈیا نے الفرقان ویلفیئر آرگنائزیشن کی کاوش کو خوب سراہا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ میری ایکسپیکٹیشن سے بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہے، بہت زبردست کارنیول ہے۔ جو بچوں نے یہاں پرفارم کیا، جس طریقے سے ان کے بچوں کی تربیت کی گئی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ الفرقان ویلفیئر آرگنائزیشن کی صدر روبینہ فریال آصف نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا، بچوں کے لیے خصوصی ونٹر کارنیول کا انعقاد کیا گیا۔ بہت کلرفل ایونٹ ہے، بچوں کی پرفارمنس ایکسیپشنل ہے، اور جس طریقے سے لوگ آئے ہیں اس کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے، یہ ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے حوصلہ مند ہے۔ دردانہ ارشد نے بھی تقریب کو خوب سراہا۔ الفرقان کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مگر بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے ان لوگوں کا اور بہت محنت کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ
अपने दिल से कर रहे हैं ये लोग। तलबा ने कहा अल-फुरकान वेलफेयर ने उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाब पूरा कर दिया। मैंने ख्वाब मतलब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का देखा है और इंशाल्लाह मेरे स्कूल में सपोर्ट कर रहा है फुल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल-फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके साथ मैं पढ़ सका और आज मैं यहाँ एज अ वॉलंटियर यहाँ पे हूँ उनकी वजह से। विंटर कार्निवल में 100 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। नन्हे बच्चों की जानिब से टैबलो भी पेश किया गया जिसको शुरा ने खूब सराहा। अल-फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सजाया गया 2 रोजा रंगारंग विंटर कार्निवाल इख्तिताम पजीर हो गया। कार्निवाल मेले में बच्चों ने खूब एंजॉय किया। कैमरामैन दानिश शकील के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।